जिन्हें ट्रेडर को हमेशा फॉलो करना चाहिए। 5 एसआईपी स्टॉक्स जिनमें कभी भी आंख बंद कर कर निवेश किया जा सकता है आपके हिसाब से। नए ट्रेंड्स के लिए 5 ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो चमका सकती है। 5 लाख का अगर निवेश करना हो तो 5 ऐसे स्टॉक्स जो अंशुल जैन की पहली पसंद। कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर शेयर खरीदना हो तो 5 ऐसी कौन सी चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर कमाई की बात की जाए तो कमाई के लिए 5 बातें जिनका आप सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड, ये 3 चीज पूरे एपिसोड में, यही 3 चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे दूरी भी बना के रखनी चाहिए ट्रेडर्स को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम होने वाला है थोड़ा सा ज्यादा खास, क्योंकि आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें आज शो में ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि प्रोग्राम में ऐसी खास बात क्या है, क्योंकि अंशुल सर से हम सवाल पूछते हैं, हम मार्केट का हाल पूछते हैं, लेकिन अगर आपने नोट किया होगा तो अंशुल सर के प्रोग्राम्स में आप देखते हैं कि बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस होती है, चार्ट्स को वो डिकोड करते हैं और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी बताते रहते हैं आपके सवालों के जवाब देने के साथ साथ। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना कर ली जाए अंशुल जैन जी की मास्टर क्लास। तो अंशुल जैन जी, रेडी हैं आप मास्टर क्लास के लिए? बिल्कुल मैडम। सवाल मतलब सिद्धू जी की भाषा में कहें तो ठोकना शुरू कीजिए। चलिए, सवालों की बारिश आपके ऊपर अब होने वाली है और हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं वो बहुत टकटकी लगा के अपने कानों को एकदम स्क्रीन पर गड़ा कर सुनने के लिए रेडी हैं कि क्या है, और अपने नोटपैड और पेन्स भी रेडी कर चुके हैं कि जल्दी से सारे टिप्स नोट कर लें। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अंशुल जी, 5 ऐसे रूल्स जिन्हें ट्रेडर को हमेशा फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला रूल आपका होता है जिसके बिना आप जिंदा ही नहीं बचेंगे, और जिंदा नहीं बचेंगे तो बाकी 4 रूल्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। सबसे पहला रूल होता है जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए इसी के अंदर फिर सब पूरी कथा कहानी आ जाती है। जिंदा रहने के लिए आपको बचानी है अपनी कैपिटल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मुझे कोई शेयर बाई दीजिए कि 100 रुपए में बाई करना है, 1 रुपए उसका स्टॉप लॉस है, यानी 1 रुपए मतलब 99 नहीं, 1 रुपए उसका स्टॉप लॉस है, 99 रुपए नीचे उसका स्टॉप लॉस है और 500 का टारगेट है। तो आपका हो गया, तो मैं इस ट्रेड को ले लूंगा, क्योंकि मेरा सिंपल क्या है, जाने को 100 रुपए है, आने को 500 रुपए है, यानी 99 रुपए जाएगा या 500 रुपए आएगा, तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो रिस्क रिवॉर्ड के पैमाने पे तो एकदम सही ट्रेड बैठ गया। अब आप बोलेंगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं कैसे ले लूं, मेरी तो कैपिटल साफ हो जाएगी। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी नहीं होगी। 100 रुपए में लेके 1 रुपए में भी बेचूंगा तो मेरी कैपिटल कभी नहीं साफ होगी, क्योंकि आपने मुझे बोला 100 रुपए में खरीदने के लिए, 100 रुपए में मैंने खरीदा, स्टॉप लॉस कितना है मेरा, 1 रुपए, मेरी रिस्क कितनी आई, 99 रुपए। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है कि आप क्या करेंगे और आप क्यों मर जाएंगे, मैं क्या करूंगा और मैं क्यों जिंदा रह जाऊंगा। मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरी कैपिटल कितनी है। मान लीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से बात करें कि मेरी कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो मैं पहले सबसे पहले 1 लाख का 1% रिस्क करूंगा। मैं इससे ज्यादा किसी ट्रेड में रिस्क करता ही नहीं हूं। मेरे को एकदम 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी का ट्रेड मिलता है तो मेरी रिस्क पर ट्रेड 2% जाती है। इससे ऊपर मैं कभी नहीं लेता हूं, कितना भी अच्छा ट्रेड क्यों ना हो, 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि ये आपने बताया 5 स्टार सेटअप, तो 1 लाख का 2% हुआ 2000 रुपए। अब मेरी रिस्क कितनी थी, 99 रुपए, तो मैं लूंगा कितना, 20 क्वांटिटी, मेरी टोटल क्वांटिटी 20 ही आएगी। तो वो 100 का 1 रुपए आगे मेरा स्टॉप लॉस भी कट जाएगा। तो मेरा रिस्क पर ट्रेड कितना है, 1 लाख रुपए मेरा पोर्टफोलियो साइज था, 2000 रुपए की मैंने रिस्क ली थी, मेरा 2000 रुपए का नुकसान होगा, मैं बाहर हो जाऊंगा ट्रेड से। तो 99% नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी मेरे पोर्टफोलियो को, मेरी कैपिटल को 2% से ज्यादा डेंट नहीं लगेगा। इसलिए जब आप ये सवाल पूछते हैं कि इतना ज्यादा मैंने लॉस हो रहा है या इतना बड़ी क्वांटिटी ले ली, तो मेरे को यही नहीं समझ में आता कि इतनी बड़ी क्वांटिटी आपने किस हिसाब से कैलकुलेट करके ली, इतना बड़ा लॉस आप झेल कैसे रहे हैं। मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट ही फंडामेंटली नहीं क्लियर होता है कि आपने लिया तो क्यों लिया। जब क्यों लिया ही नहीं समझ में आता तो मैं आगे जवाब क्या दूंगा। तो पहले
रिस्क कैलकुलेट कीजिए कि रिस्क कितनी है, उसको 1% ऑफ कैपिटल से डिवाइड कीजिए, तब आपको क्वांटिटी मिलेगी कि क्या करना है। तो सबसे पहला नियम रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितनी लेनी है। अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो 1% से ज्यादा आपका कैपिटल का लॉस नहीं होना चाहिए। चाहे वो अंशुल जैन बोल रहे हो, चाहे वो XYZ, दूसरों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो। टीवी पे तमाम तरह के एनालिस्ट आते हैं, लगभग सभी को मैं जानता हूँ, सभी से मेरी बात होती है। हम में से कोई भी, पूरी फैटर्निटी की तरफ से मैं बता रहा हूँ, हम में से कोई भी 65-70% से ऊपर सही नहीं होता है। तो अगर जो 30% हम गलत जा रहे हैं उसमें आप पूरा पैसा झोंक देंगे एक कॉल में, तो आपको क्या लगता है एक शेयर आपको करोड़पति बना देगा? और बना भी देगा, राकेश झुनझुनवाला को बना भी दिया है। तो ऐसे 6 बार उनने 40-40, 50-50% टाइटन को डाउन जाते हुए देखा है। एक शेयर अमीर बनाता है जब आपका कन्विक्शन इतना हाई हो और उतना समय 20 साल 25 साल आप दे पाए। हम आए हैं ट्रेडिंग करने, ट्रेडिंग के लिए रिस्क पर ट्रेड, और वही बताता है क्वांटिटी पर ट्रेड कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज याद रखें। दूसरी चीज याद रखनी है आपको, रिस्क रिवॉर्ड। एक चीज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ब्रेकआउट्स देते हैं, बहुत लोग कॉल देते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देते हैं, अपने यूट्यूब चैनल बना के रखे हैं उस पे भी देते हैं। रिस्क दे रहे हैं 20-20 रुपए की और रिवॉर्ड सामने मिल रहा है 10-10 रुपए का। तो आप ये समझिए कि 20 रुपए की रिस्क लगा के अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं, 60% भी सही हुए, तो 60% में आपको मिला 60 रुपए। बाकी 40% जो गलत गया उसमें गया 80 रुपए। तो 60% सही होके भी तो आप नेट लॉस में हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए, एक पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटी, इससे रिस्क मैनेजमेंट। ये दो नियम अगर आपने फॉलो कर लिए तो फिर तीसरा नियम आता है कि प्रॉफिट बुकिंग, कि 1:2 अपना रिस्क रिवॉर्ड रखना है मिनिमम। वहां पे आधी क्वांटिटी बेचे ताकि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे आप लेट योर विनर्स रन। आप अगर विनर को रन करने देंगे वो 1:5, 1:6, 1:7 आज तक भी जा सकता है। अगर आप उसको रूम ही नहीं देंगे, आप उसको जगह ही नहीं देंगे सांस लेने की, तो वो चलेगा कहाँ? तो अगर इन 3 नियम को आपने फॉलो कर लिया तो चौथे नियम की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बेसिक 3 फंडामेंटल नियम है ट्रेडिंग के। इससे बाहर आप जो भी कर रहे हैं वो ट्रेडिंग नहीं है, वो सट्टा है। और सट्टे का अंत महाभारत में भी हमने देखा था क्या हुआ था, आज भी वही होना है। बिल्कुल, अंशुल जी ने बताया कि जो ऐसे रूल्स हैं जिन्हें ट्रेडर को हमेशा फॉलो करना चाहिए, वो 3 रूल्स अंशुल जी ने बताए। पहला है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड और तीसरा है प्रॉफिट बुकिंग। अब अंशुल जी चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। वो है कि 5 एसआईपी स्टॉक्स जिनमें कभी भी निवेश किया जा सकता है आपके हिसाब से। SIP अगर आपको करना है तो आप फिर वही पकड़िए कि इंडिया को कौन ग्रो कर सकता है। इंडिया को एनर्जी सेक्टर ग्रो कर सकता है, इंडिया को टेलीकॉम सेक्टर ग्रो कर सकता है। आप और मैं आज बैठ के इतने आराम से, आप दिल्ली में बैठी हैं, मैं बनारस में बैठा हूँ, कोई बंबई में बैठा है, हम इतने आराम से कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सस्ता इंटरनेट है। यही इंटरनेट जो आज मैंने लगा के रखा है 100 MBPS का, पूरे साल का 8-9 हजार रुपए जा रहा है। यही एक समय में 70-80 हजार रुपए जाता था। एक डेटा कनेक्शन, एक बिजली, एक इंफॉर्मेशन, AI थोड़ा सा, क्योंकि अब आपके एस्पिरेशंस भी ग्रो हो गए, अब सब चीज ग्रो हो गए। तो इन टाइप की कंपनीज में फिर मेरे को समझ में आती है, इन सब में एक अदानी समझ में आती है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में या इंडिया की एनर्जी नीड्स को पूरे करने में वो पूरी तरीके से झोंके हुए हैं। ग्रीन पावर ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, आप कोल बेस्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पूरी तरीके से पावर सेक्टर में अदानी घुसा हुआ है। तेल और गैस चाहिए, रिफाइनिंग उसकी होनी, मतलब बिना रिफाइंड आप यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए रिलायंस हो गया। आप रिलायंस में ले लीजिए, आप अदानी में ले लीजिए। फिर आता है पोर्ट्स, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो JSW इंफ्रा और अदानी पोर्ट फिर उसमें आ गया। तो मैं रिलायंस पकड़ूंगा। स्पेसिफिक नेम अगर लेंगे तो अदानी पोर्ट हो गया। अदानी पावर में लंबा प्ले कर चुके हैं तो अब नहीं होगा अदानी पावर। अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है मेरे को, तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, रिलायंस नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं हूं, लेकिन SIP मोड में अगर करते हैं तो भारतीय एयरटेल आपको लंबा पैसा दे सकता है। इसके अलावा बाहर निकलेंगे प्रोबेबली थोड़ा सा रियल, मतलब एक थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। थोड़ा सा अगर रियल एस्टेट में जाएंगे तो आपको DLF ठीक ठाक पैसा ऑफ रेट, बड़े बेस के बाद निकला था, एक लंबी रैली कंप्लीट हुई है फर्स्ट बेस की, सेकंड बेस की रैली बाकी है, तो आप DLF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन मेरे को बहुत पसंद है, एक उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के स्टॉक्स। और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको,
बहुत सिंपल सी चीज है कि एसआईपी का जो अमाउंट है मंथ ऑन मंथ ये ग्रो ही होना है। और आप देखिए मैक्सिमम पैसा जाता है इंडेक्स के स्टॉक में। तो अगर रिलेटिवली सेफ प्ले करना है, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स निकालिए और जो टॉप 20 होल्डिंग्स हैं उनमें से 5 स्टॉक सेलेक्ट करके आप आंख बंद करके उसमें एसआईपी मार दीजिए। पैसा आप कमा के निकलेंगे, क्योंकि वही एसआईपी का पैसा उन्हीं में आ रहा है। तो वो एक नीचे से सपोर्ट, एक कुशन हमेशा बना रहता है। आप देखिए टाइटन, आप देखिए एलएनटी, आप देखिए कोटक बैंक, आप देखिए एशियन पेंट्स, आप देखिए एक्सिस बैंक, आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक। तो इस टाइप से आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज उठाइए, टॉप 20 की होल्डिंग की लिस्ट बनाइए, टॉप 5 में इन्वेस्ट कर दीजिए, यही स्टॉक्स आपको मिलेंगे। ओके, तो ये हो गई एसआईपी की बात। अंशुल जी ने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अब बाजार में अगर हम नए ट्रेंड्स के लिए की बात करें, तो नए ट्रेंड्स के लिए 5 ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो चमका सकती है, नए ट्रेडर्स बेसिकली उनके लिए? तो नए ट्रेडर को सबसे पहले एक लालच से बचना चाहिए कि एक ही स्टॉक आपको करोड़पति बना देगा। एक क्लाइंट है हमारे, उनको पिछले 15 दिन में मैंने इतने कॉल्स दिए जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक ही शेयर पकड़ के बैठे हैं और वो 5 रुपए नीचे, अब वो इंतजार में कि पहले वो 5 रुपए बढ़े, मैं उससे निकलूं और उसके बाद काम करूंगा। अगर वो 5 रुपए आप लॉस बुक कर लिए होते तो यहाँ से वहां तक में आपने कितना पैसा बना लिया होता। तो पहली चीज, एक स्टॉक करोड़पति नहीं बनाता। दूसरी चीज, लॉस बुक करना सीखिए। लॉस को लॉस समझने की जगह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझिए। अगर आप दुकान खोलते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होती है। पूरी कैपिटल आप सैलरी में नहीं बांट देते ना, तो पूरी कैपिटल एक ट्रेड में नहीं बांट देंगे ना। तो आप सैलरी के लिए थोड़ा पैसा रखते हैं, झाड़ू पोछा करने आता है उसके लिए थोड़ा पैसा रखते हैं, माल खरीदते हैं दुकान में भरने के लिए उसके लिए पैसा रखते हैं। तो बिजनेस के कई पार्ट्स होते हैं, तो हर एक ही को पूरा पैसा नहीं दे दिया जाता है। फिर आपके वेंडर भी 10 होंगे, आपके कस्टमर भी 1000 होंगे। इट इज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। आप एक चीज से अमीर नहीं बन सकते कि आप माल ले आए तो आप अमीर बन जाएंगे, कि आपने दुकान खोल ली तो आप अमीर बन जाएंगे। ये पूरी चीजें आपको हैंडल करनी है। तो इसको धंधा समझेंगे और धंधे के हिसाब से करेंगे कि एक शेयर आपको अमीर नहीं बना देता, एक ट्रेड आपको अमीर नहीं बना देगा। आपको सरवाइव करना है, पहले सर्वाइवल मोड अपना ऑन कीजिए। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज द की टू बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म करियर इन ट्रेडिंग। आपको शुरू 1 साल में सर्वाइव करना है। अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। 0.25% रिस्क पर ट्रेड लीजिए, केवल 0.25% रिस्क पर ट्रेड एट द इनिशियल स्टेज। इससे ज्यादा नहीं जाना है। इतने समय बाद भी मेरा 1% रिस्क पर ट्रेड है, बहुत खींच के 2% होता है। हाँ, मैं मानता हूं कि किसी किसी चीज में मैं 100% चला जाता हूं, लेकिन आज मेरे को 20-21 साल हो चुके हैं, तब जाके मैं 100% किसी एक ट्रेड में जाता हूँ। आज भी आप देखिए मेरे पास 3 शेयर है, 100% तो मैं फिर भी एक में नहीं था। हाँ, टाटा स्टील के समय जरूर मैं 100% टाटा स्टील में था, रिलायंस के समय जरूर मैं 100% रिलायंस में था, लेकिन उसके बाहर जब निकले तो फिर मैंने भी डाइवर्सिफाई किया 3 चीज में। तो 0.25% रिस्क पर ट्रेड इनिशियल, अगर आप नए ट्रेडर हैं, नई स्विंग ट्रेडिंग चालू कर रहे हैं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, 0.25% इज योर रिस्क पर ट्रेड, जो आपको क्वांटिटी बताएगा कितनी लेनी है। और स्टॉप लॉस कट रहा है तो उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मान के अपना स्टॉप लॉस काट के निकलिए, अपनी कैपिटल खाली कीजिए और नए ट्रेड में डालिए। नया ट्रेड आपको पैसा दे जाएगा। ऑल राइट, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज द की टू डूइंग लॉन्ग टर्म ट्रेड इन दिस बिजनेस। तो ये हो गए अंशुल जैन जी की तरफ से नए ट्रेडर्स के लिए सलाह। अब अंशुल जी, 5 लाख का अगर निवेश करना हो तो 5 ऐसे स्टॉक्स जो अंशुल जैन की पहली पसंद। 3 पसंद तो मेरी है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, एक टाटा टेक, एक अदानी ग्रीन, एक हाईटेक पाइप। तो ये मैं आपको रिकमेंड कर ही नहीं पाऊंगा। इसके इतर एक स्टॉक आप पकड़ लीजिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। अगले 1 साल में ये आपको बम्पर पैसा कमा के देने वाला है। कैपेक्स और ये सारी चीजें एज पर प्लान धीरे धीरे अपनी चल ही रही हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स में अच्छा आता जाएगा, ये स्टॉक आपको करीब करीब 1300-1350 रुपए फटाफट दे देगा। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ले लीजिए। रिलायंस में ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, सेफर प्ले हो जाएगा, 2200 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा। मेटल सेक्टर में तेजी दिख रही है। अब 3 स्टॉक्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हिंडाल्को, टाटा स्टील और वेदांता। फिर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको करना है तो कर लीजिए। नया स्टॉक एक जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो छोटा है, लोग जनरली छोटा मानते हैं, और ये नए ट्रेडर्स के लिए एक जो सजेशन वाला था उसमें आप ऐड कर दीजिएगा। छोटा स्टॉक, छोटी प्राइस
का ये मतलब नहीं होता कि वो छोटा स्टॉक हो गया। आइडिया 9 रुपए है लेकिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यानी ये लार्ज कैप स्टॉक है। एनएमडीसी स्टील, एनएमडीसी स्टील प्राइस छोटी है, एनएमडीसी स्टील प्राइस छोटी है, इसकी मार्केट कैप प्राइस है इसकी 45 के आसपास और मार्केट कैप है 13,000 करोड़। तो ये होता है छोटा स्टॉक। आइडिया प्राइस में इससे 25% है, 10 रुपए। मार्केट कैप है 1 लाख करोड़, वो लार्ज कैप है, बड़ा स्टॉक कहलाएगा। 9 रुपए का है लेकिन वो बड़ा स्टॉक कहलाएगा। ये 45 रुपए का है लेकिन 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये छोटा कहलाएगा। तो एक प्राइस की अट्रैक्शन से बचिए, मार्केट कैप पे ध्यान दीजिए कि मार्केट कैप कितना बड़ा है या छोटा है। तो एक तो एनएमडीसी आइडिया स्टील आप ले कह रहे हैं लीजिए। कि अभी खरीदा जा सकता है। अडानी बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल। सॉल्यूशंस, रिलायंस, एनएमडीसी स्टील, आइडिया और पांचवा। नहीं, आइडिया नहीं, आइडिया तो मैंने एग्जांपल दिया था। 3 अच्छा, शेयर, अच्छा। पहला रिलायंस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तीसरा एनएमडीसी स्टील, चौथा में अभी भी एक्यूमुलेशन जोन में वापस आया है तो मैं वापस एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर रहा हूं। चौथा शेयर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रहेगा, ये चौथा शेयर रहेगा। और पांचवा स्टॉक मेरा हमेशा एज ऑलवेज टाटा स्टील। जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना एसआईपी कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, जहां से पैसा ला सकते हैं, बस उधार का पैसा मत लाइएगा, ब्याज का पैसा मत लाइएगा। जितना पैसा ला के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कर दीजिए, बहुत बेहतरीन चलेगा। इसके अलावा अभी भी ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद भी आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये 3 स्टॉक जितना पैसा अगले 2-3 साल में देने वाले हैं, ये कोई भी स्टॉक उतना ज्यादा नहीं दे पाएगा क्योंकि ये डिविडेंड भी देंगे। तो ये 7-8 स्टॉक हमने डिस्कस कर लिए। ये स्टॉक जरूर आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। चलिए, अंशुल जैन जी ने निवेश के लिए आपको स्टॉक सजेस्ट कर दिए जो उनके हिसाब से सही है। अगर अंशुल जी बात करें टेक्निकल चार्ट्स की, तो टेक्निकल चार्ट को समझने के लिए 5 ऐसे टिप्स जो आपके फेवरेट हो और ट्रेडर्स की मुश्किल आसान कर दें। बिल्कुल मैम, ये स्टॉक वाले सेगमेंट को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं। मैं अभी एक्चुअली स्कैनर्स ही रन कर रहा था थोड़ी देर पहले, जहां पे एफआईआई डीआईआई होल्डिंग बढ़ाती हैं, वहां पे मेरा इंटरेस्ट आता है क्योंकि एफआईआई और डीआई का डाउन साइड में कुशन बहुत अच्छा मिल जाता है। स्टॉक नीचे आता है तो ये और खरीदने आते हैं, एकदम जैसे पीएसयू स्टॉक, रेलवे डिफेंस, ये मुंह के बल गिर गए जब गिरने आए क्योंकि पीछे कुशन नहीं था एफआईआई होल्डिंग का। तो ये चीज उन स्टॉक्स में नहीं होनी चाहिए जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ या रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक नई लिस्ट रन कर रहा था जहां एफआईआई डीआई की होल्डिंग बढ़ी है, इंक्रीज देयर स्टेक। पहला आया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, दूसरा आया टाटा स्टील जो अभी हमने डिस्कस किया, बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे को बहुत नहीं पसंद है पीएसयू बैंक, बट चूंकि एफआईआई ने स्टेक इंक्रीज किया है तो बट नेचुरल है 315 और 340 जो टारगेट हम डिस्कस कर रहे हैं वो आ जाएंगे। चौथा आया है पीएनबी, पांचवा आया है टाटा पावर। अब टाटा पावर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, 4-6 महीने हो गया वो 414 नहीं तोड़ पा रहा है, एफआईआई ने स्टेक बढ़ा लिया। तो 6 महीना क्यों नहीं ब्रेकआउट आया, उसका रीजन आपको सामने दिख रहा है कि एफआईआई को एक्यूमुलेट करना था इसलिए ब्रेकआउट आने नहीं दे रहे थे। अब जैसे ही 414 का ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक फट के चल जाएगा। कैनरा बैंक 88 रुपए से मैं बोल रहा हूँ 130 रुपए आ गया है, मेरी फैमिली पोर्टफोलियो में अभी भी रखा हुआ है। इंडियन बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन बना है, ब्रेकआउट भी आ चुका है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। जो मैं नहीं ट्रेड करूंगा इस लिस्ट में होने के बाद भी मैं नहीं करूंगा वो है स्विगी। स्विगी में भी स्टेक बढ़ा है, मैं नहीं रिकमेंड कर रहा, मैं नहीं ट्रेड करूंगा जब तक प्रॉफिटेबल नहीं आती है। फिर आया जीएमआर एयरपोर्ट, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 99 के ऊपर निकल जाए ये स्टॉक 120 रुपए हो जाएगा, लंबा बेस बना हुआ है, 99 का ब्रेकआउट चाहिए। अब तो मेरे को ये चार्ट भी याद हो गए हैं, आधी रात को नींद में कोई पूछे तो मेरे को याद हो जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा, मैं अभी फार्मा से दूर हूं बट ग्लेनमार्क फार्मा मेरी लिस्ट में रहेगा। एस्कॉर्ट्स कंबूटा, ऑटो स्टॉक्स अभी प्रॉफिट बुकिंग में है। मैं एस्कॉर्ट्स में अगर कहीं बढ़िया वीकली 4-5 हफ्ते की टाइट रेंज मिलती है मैं एस्कॉर्ट्स में जरूर इंटरेस्टेड रहूंगा। डालमिया भारत और अपार इंडस्ट्री, इन सब में एफआईआई ने होल्डिंग बनाई है। तो इस टाइप से अगर आप लिस्ट बनाते हैं ना, हमने देखिए ये तो मेरे पास अभी लिस्ट आई है व्हाट्सएप पे, मैंने जिसको बोला था उसने भेजी है, बट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि आप म्यूचुअल फंड की लिस्ट, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बनाइए, टॉप 20 होल्डिंग में से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर दीजिए। ट्रेडर के लिए भी, जो नया ट्रेडर है जो अपने स्कैन्स रन नहीं कर पाता, उसके लिए भी यही सजेशन है। और अगर किसी को फंड कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर शेयर खरीदना हो तो 5 ऐसी कौन सी चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, फंडामेंटल स्तर पे तो पहली ही चीज आपको जो समझनी होगी वो होगी कि आपको विलियम ओनील को पढ़ना पड़ेगा। बिना उसको पढ़े आप फंडामेंटल के भंवर में ऐसे खो जाएंगे कि आप कभी उससे निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उसमें बिजनेस समझना, इकोनॉमी समझना, जिसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं कि इकोनॉमी समझो, दुनिया की, फिर देश की, फिर सेक्टर की, फिर कंपनी की, इतना सब रिटेल के बस का नहीं है, कम से कम मेरे बस का नहीं है। तो विलियम ओनील जो सिंपल फॉर्मूला देता है कि आप ईपीएस ग्रोथ देख लीजिए, आप सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, जिसको रेवेन्यू कहते हैं, वो मतलब कोई रेवेन्यू कहता है, कोई सेल्स कहता है, रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए, कुछ लोग उसको टॉप लाइन बॉटम लाइन कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स करने के लिए, इंटेलेक्ट साउंड होने के लिए। सिंपल सी चीज है, सेल्स बढ़ रहा है और मार्जिन बढ़ रही है। मार्जिन अगर स्टैग्नेंट है, सेल्स बढ़ रहा है, तो ईपीएस ग्रोथ 25% जो विलियम ओनिल को चाहिए होती है, अगर वो आ रही है तो आप उसको अपने वॉच लिस्ट में ले आइए। अगर मार्जिन और सेल्स दोनों एक साथ बढ़ रही हैं तो ईपीएस, जिसको कहते हैं अर्निंग्स पर शेयर यानी प्रॉफिटेबिलिटी, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो आप सिंपल सी चीज देखिए कि ईपीएस ग्रोथ 25% से ज्यादा हो 2 क्वार्टर में, या ट्रिपल डिजिट अर्निंग हो सिंगल क्वार्टर में, सेल्स ग्रोथ 9% से ज्यादा हो, 25% हो तो बहुत बेहतरीन, 9% से ज्यादा अगर सेल्स ग्रोथ है 2 क्वार्टर में, बहुत बेहतरीन, 25% एक ही क्वार्टर में आ रही है तो 1 क्वार्टर का ले लीजिए, अगर 2 क्वार्टर देख रहे हैं तो 9 9 2 क्वार्टर में होनी चाहिए। मार्जिन अगर इंक्रीज हो रही है तो वो भी बहुत बेहतरीन है। ये 3 हो गए बेसिक फंडामेंटल्स। इसके अलावा फंडामेंटल में ही मैं इस चीज को ऐड कर देता हूं कि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स होनी चाहिए। अब वो हमने अभी डिस्कस किया, एफआईआईडीआई, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग थोड़ी सी हो तो बहुत बेहतरीन है। अगर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग नहीं है तो फिर मैं टेक्निकल पे आ जाता हूँ, फिर वहां पे मोमेंटम होना चाहिए। तो ये बिल्कुल 4 चीज टेक्निकल बेसिक वाली फंडामेंटल जो, लेवल पे चाहिए। हाँ, जो टेक्निकल की हम लोग बात कर रहे थे, तो टेक्निकल चार्ट को समझने के लिए 5 ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आपके फेवरेट हो और ट्रेडर्स की जो मुश्किल है उसको आसान कर दें? मैं सबसे पहले लगाता हूँ मूविंग एवरेज, 10 20 50। ये मेरे 3 बेसिक मूविंग एवरेज होते हैं, ये तीनों एक ही में गिन लीजिए। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज में 3, 10 20 50। अगर प्राइस 50 को मैं लगाता हूँ एक्सटेंशन देखने के लिए, अगर प्राइस 30-40% दूर है 50 डे मूविंग एवरेज से, तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। जितना 50 के पास होगा उतना अच्छा है। बेसिक बाइंग करते समय होना चाहिए 10 above 20। अब ये सब रूल्स तोड़ने भी हैं, कब तोड़ने हैं ये आपको अपने आप एक्सपीरियंस आ जाएगा। 10 above 20 होना चाहिए मूविंग एवरेज पे, और प्राइजेस नियर 50 होना चाहिए, और तीनों अगर राइजिंग है तो बहुत बेहतरीन है। ये पहली चीज आपकी होनी चाहिए। अगर अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो मेरे को जो बेस्ट लगा है, या तो आरएसआई या एमएसीडी, दोनों एक साथ नहीं यूज करना है, या तो आरएसआई या एमएसीडी। वो भी लोग ओवरबॉट ओवरसोल्ड या जो भी आपको देखना है, पहले ये देख लीजिए वीकली और डेली अलाइनमेंट में हो। यानी आरएसआई वीकली पे अप ट्रेंडिंग हो, मंथली पे अप ट्रेंडिंग हो, तब डेली पे ओवरसोल्ड बाई किया जाता है। आउट ऑफ ब्लू रैंडमली उठा के आप बोलो कि अरे सर ये डेली चार्ट पे तो ओवरसोल्ड है, इसको बाई कर लेना चाहिए, तो क्यों कर लेना चाहिए? डेली चार्ट पे ओवरसोल्ड है, सो व्हाट, मंथली वीकली पे भी तो ओवरसोल्ड है। तो जब तीनों टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड है तो सेलिंग ही हावी है। बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन कब करेगा? 20% गिर के, 30% गिर के, कि 50% गिर के, आपको नहीं पता। तो आरएसआई एमएसीडी यूज कर रहे हैं तो फिर तीनों टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में आने चाहिए। या कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो उसी इंडिकेटर का वीकली मंथली बुलिश होना चाहिए, तब डेली पे आप ओवरसोल्ड बाई करेंगे। तो एक हो गया मूविंग एवरेज, दूसरा हो गया इंडिकेटर में आरएसआई या एमएसीडी, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम पीछे आप जब भी बाई कर रहे हैं, आप ये देखें, अब क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो आपको बता के बाई करेगा नहीं कि रिलायंस म्यूचुअल फंड या निपॉन म्यूचुअल फंड या एक्सिस म्यूचुअल फंड मेरे को फोन तो करेगा नहीं कि मैं फलाना स्मॉल कैप स्टॉक बाई कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। तो मेरे को तो उसका फुटप्रिंट देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट कहाँ से मिलता है। इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट मिलता है वॉल्यूम से। बेसिक चीज वॉल्यूम। आप जब भी बाई कर रहे हैं तो हमेशा ये देखिए कि अप बेस पे, केवल वॉल्यूम नहीं, अप डेज का वॉल्यूम देखना है। जिस दिन प्राइस बढ़ी हो, अप डेज पे वॉल्यूम 3x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम कम से कम एक तो होनी ही चाहिए मिनिमम। ये बेयर मिनिमम है। मेरे स्कैनर में तभी आता है स्टॉक जब पिछले 66 दिन में बेयर मिनिमम एक कैंडल ऐसी हो जिसमें इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम रहा हो। अगर नहीं है तो मैं अपनी वॉचलिस्ट से हटा देता हूं, भले उसमें इंस्टीट्यूशन होल्डिंग हो, कुछ भी हो। तो बेयर मिनिमम एक इंस्टीट्यूशन कैंडल होनी चाहिए। मोर द मेरियर। मैं जनरली चाहता हूं कि कम से कम 3 से 5 तो हो, इससे ज्यादा हो तो बहुत बेहतरीन है। तो एक इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैंडल तो होना ही चाहिए।
तो एक हमने डिस्कस कर लिया मूविंग एवरेज, एक डिस्कस कर लिया हमने इंडिकेटर, एक डिस्कस कर लिया हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब आता है प्राइस एक्शन। ओके। प्राइस एक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, प्राइस एक्शन हर कोई बोल तो देता है, लेकिन आप डिफाइन करने बोलो तो फिर आ बा बा होने लगता है। प्राइस एक्शन इज सिंपली मोमेंटम। प्राइस में मोमेंटम है कि नहीं है, मोमेंटम ऑन दी अपसाइड, मतलब पीछे से बाइंग फोर्स आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको मार्क मिनर्वी नहीं लेता है कि 3 महीने में 50% शेयर चला हुआ हो, 50% चलने के बाद आप बेचने लगते हो कि बहुत बढ़ गया और कितना बढ़ेगा। 30 35 40 50% बढ़ने के बाद तो मेरी वॉच लिस्ट में आना स्टार्ट होता है। अगर इससे कम बढ़ा हुआ है तो मेरी वॉच लिस्ट में वो स्टॉक रहेगा ही नहीं। नीचे से मोमेंटम आएगा तो ही मेरी वॉच लिस्ट में आएगा, क्योंकि मोमेंटम आता है, फिर पॉज आता है, फिर मोमेंटम आता है। तो हम कभी भी फर्स्ट लेग नहीं प्ले करते हैं, हम वो शेयर ढूंढते हैं जिसमें फर्स्ट लेग प्ले हो गया। उसके बाद जब वो कंसोलिडेट करता है और सेकंड लेग प्ले करना स्टार्ट करता है, तब हम प्ले करना स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी स्टॉक उठा के या चार्ट उठा के देख लीजिए जिसमें मैंने बाई दिया हो, तो लार्ज कैप छोड़ के, ये मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए अगेन टेक्निकल एनालिसिस सेगमेंट वाइज बदल जाती है। लार्ज कैप के लिए कुछ अलग लगता है, मिड कैप स्मॉल कैप के लिए एकदम ही अलग लगता है, कमोडिटीज के लिए फिर अलग लगता है। लार्ज कैप और कमोडिटी सेम में आ जाते हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप में एकदम ही अलग चीज लगती है। आपको क्लासिक बुक्स में नहीं मिलेगी, या विलियम ओनील या मार्क मिनर्विनी में मिलेगी। तो 30 40 50% वो स्टॉक चला हुआ हो 3 महीने में, तो ये मोमेंटम हो तो आपकी वॉच लिस्ट में आना चाहिए। तो पहला हो गया मोमेंटम, बेसिक सबसे पहला हो गया मोमेंटम, सेकंड हो गया इंस्टीट्यूशन कैंडल्स, थर्ड हो गई मूविंग एवरेज, उसके बाद इंडिकेटर। ये चार चीज बेसिक आपके में होनी चाहिए। एक और चीज अगर आपको जोड़नी है, जिसको टेक्निकल में ही जोड़ा जा सकता है, कि 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई से जितना पास में हो, मतलब ऑल टाइम हाई अगर 100 रुपए हो और किसी स्टॉक में 80 रुपए के आसपास का कैंडल पैटर्न बना है, यानी ऑल टाइम हाई से 20% नीचे, और किसी स्टॉक में 95 रुपए पे कैंडल पैटर्न बना है ऑल टाइम हाई से 5% नीचे, मैं एनी डे 95 रुपए वाला ब्रेकआउट प्ले करना पसंद करूंगा बजाय 80 के, क्योंकि इट इज नियर ऑल टाइम हाई या नियर 52 वीक हाई। तो उसमें उतने कम सेलर्स रहेंगे। और एक चीज जो बेसिकली मिड कैप स्मॉल कैप नोट करने की है, वो ये है कि स्टॉक में पिछले 3 साल में बाइंग क्लाइमेक्स ना हुआ हो, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स को कम से कम 3 साल लग जाता है ऑन एन एवरेज एब्जॉर्ब करने में। एचईजी ग्रेफाइट अभी 7 8 साल हो चुके हैं, पीएसयू स्टॉक्स में तो अभी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, इसलिए मेरी वॉच लिस्ट में कभी नहीं होते हैं। तो कम से कम 3 साल बाइंग क्लाइमेक्स ना हुआ हो। ओके, चलिए ये तो बहुत ही डिफरेंट इंसाइट्स हैं, और आपके सारे व्यूज और इतनी टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ हमारे व्यूअर्स को ये भी रीडिंग मटेरियल भी सजेस्ट हो जा रहा है कि आप कौन सी बुक्स और कौन सा मटेरियल पढ़कर अपनी जानकारी एनहांस कर सकते हैं। तो अंशुल जी, शेयर मार्केट में अगर कमाई की बात की जाए तो कमाई के लिए 5 बातें जिनका आप सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ख्याल रखता हूं जिससे मेरी शादी हुई है, वो है मेरा कैपिटल। आई एम मैरिड टू माई कैपिटल, आई एम नॉट मैरिड टू एनी स्टॉक, एनी कमोडिटी, एनी इंडिकेटर, ऑसिलेटर और एनीथिंग। आई एम मैरिड टू माई कैपिटल, वो मेरे घर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी कैपिटल का ध्यान रखिए। उसका ध्यान रखने के लिए आपको पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट करनी होगी। ये तो बेसिक मिनिमम चीज है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप सट्टा कर रहे हैं। तो पहली चीज तो हो गया, अपनी कैपिटल से प्यार कीजिए। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखिए। तीसरी, क्वांटिटी कैलकुलेटर को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि 1 मिनट में पता चलना चाहिए आप क्या क्वांटिटी लेना है आपको। चौथा, बिना चार्ट्स देखे, फंडामेंटल कितना भी अच्छा हो, नो मैटर व्हाट, फंडामेंटल कितना भी अच्छा हो, जब तक टेक्निकल चार्ट पे वो अच्छा नहीं दिख रहा है, फाइनल कॉल व्हेन टू बाई, व्हाट टू बाई आपको फंडामेंटल बताएगा, या विलियम ओनील का, मार्क मिनर्विनी का, या हम जैसे वॉच लिस्ट बना रहे हैं वो व्हाट टू बाई बताएगा। व्हेन टू बाई फाइनली आपको टेक्निकल्स बताएंगे। तो ये 3 4 चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लॉस नहीं करेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, नेट बेसिस पे आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जी बिल्कुल। कल सिल्वर में हमने लॉन्ग पोजीशन थी, हमने कल सिल्वर में लॉस काटा। वो क्रूड में हमारी शॉर्ट पोजीशन थी, क्रूड में हमने स्टॉप लॉस काटा। तो 2 चीज में हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो मतलब एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो बाकी लोग करते हैं, मेरा तो मुंह बना हुआ होना चाहिए था, मेरे को तो मतलब डिस्ट्रेस में होना चाहिए था
कि फ्लावर वास उठा के दीवार पे मार रहे हैं, कांच फोड़ दे रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, इतना दुख लॉस हो तो गया, बहुत होता है, ऐसा लॉस, वैसा। स्टॉप लॉस हाँ, हिट होने पे दुख तो बहुत होता है एक्चुअली। मेरे को कत्ते ही नहीं हुआ मैडम, मेरे को एक अच्छा। पैसे का नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा क्या चल रहा है। मेरा 1 आर गया, मतलब मैं आर मल्टीपल्स पे काम करता हूँ कि रिस्क मल्टीपल, आर मल्टीपल मतलब रिस्क मल्टीपल। मेरा 1% गया सिल्वर में, मेरा 1% गया क्रूड में। मेरा हाँ। तीसरा ट्रेड क्या खड़ा था? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेरा 3 आर प्लस है। 3 आर अच्छा। मतलब क्रूड में अगर मैं 1 लाख के पोर्टफोलियो, 1 लाख मेरी कैपिटल है, तो सिल्वर में मेरा गया 1,000 रुपए, क्रूड में गया मेरा 1,000 रुपए, एनजी में मेरी रिस्क थी 1,000 रुपए की, मेरे को मिल रहा है 3,000 रुपए। तो मैं करेक्ट हूँ 33%, हाँ। मगर मैं नेट में प्रॉफिटेबल हूँ। 2,000 रुपए का लॉस दिया और 3,000 रुपए का प्रॉफिट सामने खड़ा है। 33% सही होके भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, और आप 90% सही होके भी लॉस में होंगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और पोजिशन साइजिंग सही नहीं रखते हैं। अब ओके। इसी का उल्टा मान लीजिए कि 3 आर देने के बाद भी नेचुरल गैस मेरे पास छोटी क्वांटिटी होती है और क्रूड और सिल्वर मेरे पास हाँ, बड़ी क्वांटिटी होती, तो बिल्कुल। भी 1 आर गया और 3 आर आया, तब भी मैं नेट लॉस में हूँ। तो हाँ। आप उस हिसाब से पकड़िए ना। मेरी पोजीशन साइजिंग इवन थी तीनों में, और जब तीनों में इवन पोजीशन साइजिंग थी तो 2 में 1 आर गया, एक में 3 आर मिला, मेरा काम खत्म हो गया, मैं प्रॉफिटेबल आ गया। अब उस पे सिल्वर के अभी एक सौदे में मेरा 1 आर निकल चुका है, तो मैं 4 सौदे में 2 सही हूँ 2 गलत हूँ, 50%। तो मिला क्या? 4 आर गया क्या? 2 आर। तो 50% सही हो गया भी मैं नेट प्रॉफिटेबल हूँ, 33 पे भी मैं नेट प्रॉफिटेबल था। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को यही तो ध्यान में रखना है कि जब जा रहा है छोटा जाए, जब आ रहा है उससे दोगुना या 3 गुना बड़ा है, 50% भी सही रहे तो निकल आएगा प्रॉफिट। तो एक शेयर में इतना लंबा लॉस कर लेना कि आप जिंदा ही नहीं बचे, तो बचा क्या आपके पास फिर? देखो बात ये आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। होता है, सही स्टॉप लॉस लगाना। अ, सही स्टॉप लॉस तो देखिए आपको चार्ट बताएगा, स्टॉप लॉस सही या गलत तो कई बार हम भी गलत स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, एकदम हिट करता है और उसके बाद तुरंत चलने लगता है। तो हाँ। सही स्टॉप लॉस तो आपको कभी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज टेक्निकल एनालिसिस, इज नॉट अ साइंस। ये परफेक्ट साइंस नहीं है कि E इज इक्वल टू MC² हो ही जाएगा। दिस इज आर्ट। आप हाई से ट्रेंड लाइन मार रहे हैं, मैं कई जगह हाई से मारता हूँ, कई जगह मैं बॉडी से मारता हूँ, कई जगह मतलब क्लोज या ओपन बॉडी आ गई, बॉडी से मार रहा हूँ, कभी हाई से मार रहा हूँ। तो कब हाई से मारना है, कब बॉडी से मारना है, दिस इज आर्ट। ये मैं आपको कितना भी सिखा पढ़ा दूं, ये जब तक आप चार्ट पे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो होना चाहिए ये, दिस इज एन आर्ट। इसको करते 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 आ जाएगा। जैसे मेरे को 30 साल हो गया करते करते, आज भी मैं अगर पेन पेपर दे दीजिए तो मैं ड्राइंग नहीं बना पाता, सीधी लाइन नहीं ड्रॉ कर पाता हूँ, लेकिन अब चार्ट खोल के ट्रेडिंग व्यू दे दीजिए, मैं बिना शिफ्ट दबाए भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, मेरी एकदम सीधी आएगी। तो इट इज आर्ट। आपका इंटरेस्ट आर्ट, होगा तो धीरे धीरे आ जाएगा। बिल्कुल आर्ट कल्टीवेट करनी पड़ती है आपको, और कंसिस्टेंसी के साथ ही वो चीज बढ़ेगी। और एक चीज मैं बता दूं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर, अगर आप शुरू में रोज के 500 से 600 स्टॉक्स नहीं देख रहे हैं, शुरू में 3.5 4 घंटा लगता है इसमें, नहीं देख रहे हैं, तो आप 5 साल बाद भी ऐसे ही दूसरों से पूछते रहेंगे और राय लेते रहेंगे, और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वालों का हाल क्या होता है, ये इतिहास में दर्जनों एग्जाम्पल हैं। तो आप मेरे से अगर ब्रेकआउट टिप्स लेने आए हैं तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। मैं नहीं देने वाला। जी। मैं चार्ट पे आपको जवाब इसलिए देता हूं और लंबा देता हूं, सिर्फ इसलिए कि आप जवाब को सुने, और जब शाम को आराम से बैठ के यूट्यूब के उस वीडियो को रिप्ले कर रहे हैं, तो रिप्ले करते समय बाजू में चार्ट लगा लें और देखें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि हवा में कुछ भी बकवास करके चला जा रहा हूँ। अगर आप ये दो बिल्कुल। काम नहीं कर रहे हैं तब आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आई एम सॉरी टू से। एक टर्म होता है, अगर आप इंस्टीट्यूशंस किसी के साथ भी बैठे, तो एक टर्म होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, क्योंकि ओके। मार्केट इज अ जीरो सम गेम। तो अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं होगा, वो लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, तो मेरे पास प्रॉफिट कैसे आएगी? तो हाँ। जिसने भी ये ट्रेड किए हैं मेरे साथ, मतलब मेरे ऑपोजिट में, उसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा तो वो लॉस देके गया और सामने मैंने प्रॉफिट कमाई। तो वो हाँ। लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो गया, मैं लिक्विडिटी एब्जॉर्बर हो गया। तो ये रोना बंद कर दीजिए कि ऑपरेटर ने मुझे ट्रैप कर लिया, कि मैं ट्रैप हो गया, या ये सब रोना बंद कर दीजिए। ये जितना आप रोएंगे ना उतना हम जैसे प्रोफेशनल, सॉरी टू से दैट, बट हम जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ऐसे रोने वाले लोग ही
एकदम मतलब हम ढूंढते हैं इन लोगों को, ढूंढते हैं इन द सेंस कि आप स्क्रीन के ऑपोजिट एंड पे तो बैठे ही हैं, हमको ऐसे लोग ही चाहिए, क्योंकि अगर सामने और मुझसे ज्यादा स्मार्ट आदमी हो गया तो वो मेरा पैसा लेके चला जाएगा। तो पहले स्मार्ट बनिए, चार्ट रीड करना सीखिए। मेरा काम आपको बताना है कि कहाँ क्या चल रहा है, उसको वेरीफाई कीजिए, उसके बाद लीजिए। तो ये कह देना कहते हैं ना कि कि फलाने ने फंसा सबसे दिया है, पहले, ढिकाने ने फंसा दिया है जी, ये बिल्कुल कहना कि फलाने ने फंसा दिया है, ढिकाने ने हाँ, फंसा दिया, किसी ने आके आपकी उंगली नहीं रखी थी ना कि बाई बटन तो आप ही ने दबाया था, कोई आके आपके हाँ, लिए बाई बटन नहीं दबा गया था ना। तो क्यों आपने नहीं स्टडी किया? अभी एक मेरा शेयर में स्टॉप लॉस कटा है, लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कि क्या करूं, आधे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्या था। अरे भाई, जब आपको स्टॉप लॉस ही नहीं पता तो आपने क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की लेने के लिए? जब बिल्कुल स्टॉप लॉस बिल्कुल। ही नहीं पता था, बाई का और निकलने का रिस्क का डिफरेंस ही नहीं पता था, तो क्वांटिटी कहाँ से आई? भाई मदद भी उसकी की जाती है जो अपनी मदद करने के लिए तैयार हो। आपको जो बताया जा रहा है उस पे रिसर्च तो आप ही को करनी पड़ेगी, फाइनल डिसीजन तो आप ही का है, और आखिरकार पैसा भी आप ही का है। तो बहुत सोच कर समझ कर बहुत अच्छे से स्टडी मैं करके यहाँ पे एडवाइस एक दीजिए। एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ जो मैंने कई जगह दिया हुआ है। इतना डिटेल में मैंने कहीं नहीं दिया हुआ है, हर जगह मैंने यही बताया कि मेरी गलती है। मैं अपनी गलतियों को क्योंकि लेंस लेके देखता हूँ, मैग्नीफाइंग लेंस लेके मैं इस तरीके से अपनी गलतियां देखता हूँ कि आखिरी बूंद तक मेरे को उसको सही करना है, और दूसरों की गलती में ऐसे आंख बंद करके देखता हूँ कि मेरे को अपना खून ही नहीं जलाना। तो आईआरबी में ऐसा हुआ था, आईआरबी में लंबा बेस ब्रेकआउट आया था करीब 3-4 साल का, अच्छा। 240 रुपए पे, तब स्प्लिट नहीं हुआ था। मैंने अपना 100% पोर्टफोलियो उसमें डाल दिया था, इतने साल टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी। आई वॉज ए वेरी गुड एनालिस्ट, आई वॉज ए वेरी बैड ट्रेडर, मैंने 100% कैपिटल उसमें डाल दी थी। अब यहाँ पे स्टोरी पूरी नहीं होती है, स्टोरी ये थी कि ये ब्रेकआउट भी मैंने नहीं देखा था, मेरे को दिखाया गया था मेरे मित्र के द्वारा कि देखो ब्रेकआउट आया है, ये तो 700 रुपए जा रहा है। तो मैंने पूरा 100% कैपिटल डाल दिया कि 240 का 700 यानी 3 गुना पैसा। आप तो मतलब मकान दुकान बेच के खरीद लो, बंगले में रहेंगे, और वो आ गया 97 रुपए, 60% कैपिटल उड़ गई। मैंने एक साल उसको खूब कोसा, हर जब फोन आए, जैसे फोन आए, जो गालियां मेरे को आती थी सब मैंने उसको दे डाली, सब हो गया। उसके एक साल बाद जब बातचीत बंद हो गई, सब हो गई, हम लोग ये दिवाली पड़ी तो वो मेरे घर आया, मैंने दरवाजा भी नहीं खोला, बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला, आया बैठा, मैंने बात नहीं की, तो उसने मेरे से एक ही सवाल पूछा कि भाई तेरे को दोस्ती नहीं रखनी मत रख, मेरे लिए तू दोस्त नहीं भाई है, नहीं रखनी मत रख, संबंध तोड़ना आज ही तोड़ दे, एक ही सवाल का मेरे को जवाब दे दे, मतलब पूछो। और एकदम मैंने जितने गंदे तरीके से मैं बोल सकता था मैंने उतने गंदे तरीके से बोला, बोलो। उसका ये सवाल था कि भाई बाई बटन दबाने मेरी उंगली दबी थी कि तेरी उंगली आई थी? आखिरी में जो बाई बटन दबाने उंगली का इस्तेमाल हुआ था वो मेरी उंगली थी कि तुम्हारी उंगली थी? हाँ, मेरे लिए वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि यूरेका आँख मूवमेंट खोलने या वाला, यस। जिसको कहते हैं स्व को जानने वाला, जागृति वाला मूवमेंट था कि ये क्या हो गया। जैसे हाँ, मतलब अर्जुन को कृष्ण ने रण क्षेत्र में गीता में वो ज्ञान नहीं दिया होगा जो वो एक शब्द से मेरे को आ गया कि उंगली किसकी थी। अगर तुम्हारी थी तो गलती तुम्हारी है, अगर मेरी थी तो गलती मेरी है। अब यहाँ बैठे हैं, तुम बता दो कौन गलत है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद मैं नजर नहीं मिला पाया 4 साल उस आदमी से, मैं नजर झुका के बात करता था हाँ, नहीं बट क्योंकि ऑब्वियस गलती डिसीजन मेरी तो थी, मैं आप ही उसको का दोष है। दे रहा था। सलाह तो बहुत लोग दे सकते हैं, राय बहुत दे सकते हैं, डिसीजन तो आखिरकार अपना खुद का ही होता है। अंशुल जी, अब अगर आगे बढ़े, आपने बीच में चांदी की बात करी थी अभी, जब आप अपने वो 1% वाला बता रहे थे सारी ट्रेड्स का, तो अगर एमसीएक्स पर सोने चांदी में निवेश करने के पहले अगर आप कहें तो किन 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए सबसे ज्यादा? देखिए, पहले तो अगर आप यूज के लिए खरीद रहे हैं तो फिर एमसीएक्स पे आना ही नहीं है, एमसीएक्स ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैं इसको क्लब कर लेता हूँ कि एनएससी पे आपको ईटीएफ मिल जाता है, एमसीएक्स पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन मिल जाता है जो कि डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है। बट हाँ, अगर आप यूज के लिए ले रहे हैं तो आप फिजिकल लीजिए। एमसीएक्स पे अगर आप आ रहे हैं तो ट्रेड करने के लिए आइए, ट्रेडिंग के लिए फिर वही रिस्क मैनेजमेंट और ये सारे रूल्स हाँ, एज इट इज जो स्टॉक्स में फॉलो होते हैं वो एमसीएक्स में भी फॉलो होंगे। तीसरी चीज, टू बी ट्रू, मेरे को गोल्ड सिल्वर में फिलहाल बाइंग क्लाइमेक्स दिख रहा है, छोटे स्तर का, बड़े स्तर का नहीं। जो स्टॉक्स में दिखता है जिसके बाद हम 3 से 5 साल स्टॉक को छोड़ देते हैं, वो वाला नहीं, लेकिन मिनी बाइंग क्लाइमेक्स है। इसको एब्जॉर्ब करने में
कम से कम मेरे हिसाब से 1.5 साल लग जाना चाहिए गोल्ड सिल्वर को। तो हमने जो 88-90 रुपए पे सिल्वर ईटीएफ बाई दिया था, 170 रुपए पे हम निकल चुके हैं। अब सिल्वर से हम थोड़ा सा दूर हैं, 1-1.5 साल मेरे को लग रहा है ये अब एब्जॉर्ब करेगा। और उसके पहले मेरे को $40 आते हुए चांदी दिख रही है। अभी $47 है, $47.7 है, मेरे को 40 आते दिख रही है। इंटू 32.15 इंटू 88 रुपए भी अगर USD/INR रह गया, तो यहाँ से 20-22 हजार रुपए नीचे चांदी मेरे को दिख रही है, यानी 1,20,000 के आसपास आके फिर साइडवेज बेस बनाने जाएगी। 1.5 साल से कम का बेस मेरे लिए हमेशा डाउटफुल रहेगा। 1.5 साल का अगर बेस बन जाता है तो फिर नेक्स्ट लेग में मैं कम से कम 2.5 लाख रुपए चांदी देख रहा हूँ। फिर नया बेस बनेगा, फिर 4 लाख का आएगा। तो जो 4 लाख के सपने देख रहे हैं कि बहुत जल्दी आएगा, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगले 1-1.5 साल आपके लिए बहुत चैलेंजिंग फेज होने वाला है। ट्रेडर्स के लिए स्पेशली बहुत चैलेंजिंग फेज होने वाला है, क्योंकि आप पिछली तेजी देख के बाई करने की कोशिश ज्यादा करेंगे, और मेरा भी बाई में ही स्टॉप लॉस कटा है। सेल के सौदे जितने ज्यादा देखेंगे 1,20,000 तक आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। रैलीज पे माल बेचने की कोशिश कीजिए, रेजिस्टेंस पे जहां रिजेक्शन बने, बेरिश एविडेंस मिले, माल बेचने की कोशिश कीजिए, नीचे मिलेगा। और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो SIP आप ETF में कीजिए, ताकि हर भाव पे आपका एक्यूमुलेशन होता रहे, और जब नई तेजी 2.5 लाख तक की बनेगी, इतना स्टॉक आपके पास एक्यूमुलेट हो जाए कि जब वो रैली आए तो एक साइजेबल अमाउंट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि 10-20 ETF पड़े हैं और फिर आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। जैसे एक मित्र है मेरा, वो हमेशा मेरे को बोलता है कि BSC में देखो मैंने 10 गुना पैसा किया, 200 रुपए का 2600 रुपए, कुल शेयर मिला के 10 शेयर थे। मैं बोला भाई 10 शेयर में तुमने कौन सा तीर मान लिया, इससे अच्छा तो मेरा टाटा स्टील था, दिया मेरे को कुल 128 रुपए से 160, 32 रुपए, लेकिन मैं 100% टाटा स्टील में इन था, तो मेरे को पूरे कैपिटल पे उतना रिटर्न मिला। तो ये अंशुल चीज जी, ध्यान में ये रखिए तो कि व्यू हो छोटी। गया। हाँ जी, हाँ जी, सिल्वर तो पर अगर गोल्ड की बात करें तो। देखिए, गोल्ड सिल्वर साथ ही में चलता है, लगभग साथ ही में चलता है, थोड़ा कोई आगे थोड़ा पीछे। गोल्ड में भी बाइंग क्लाइमेक्स है, गोल्ड में भी अभी करेक्शन आते हुए दिख रहा है, शॉर्ट साइड में को ज्यादा ट्रेड दिख रहे हैं, दोनों साथ में चलेंगे। मगर ये चीज याद रखिए कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। गोल्ड प्योरली इन्वेस्टमेंट बेट हो गया, तो गोल्ड में थोड़ा सा कम शॉर्ट साइड ट्रेड कीजिए, क्योंकि गोल्ड में इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। गोल्ड में डाउन साइड कम है, शॉर्ट के ट्रेड्स कम देखिए। इन्वेस्ट करना है तो SIP धीरे धीरे गोल्ड में करते जाइए, जब भी बेस बना के चलेगा सबसे पहले और ज्यादा गोल्ड चलेगा। ओके, तो अगर फिजिकल फॉर्मेट है, ज्वेलरी फॉर्म में किसी को खरीदना हो सोना चांदी, तो ये रूल्स बदल जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल बदल जाते हैं मैडम, बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर आप ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो मेकिंग चार्ज और बाकी चीज, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी दिवाली में हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेके आए चांदी की। अब किस तरीके से सोनार वर्क करते हैं अगर आप नहीं देख रहे हैं, मैंने प्योरिटी पूछी तो प्योरिटी उसने बताई 80%। 100 ग्राम की मूर्ति थी, 80% प्योरिटी है, यानी उसमें 80 ग्राम चांदी है और 20 ग्राम उसमें मिश्रित चीजें हैं। उसके ऊपर मेकिंग अलग लगा रहे हैं, तो जब बिल बना तो 100 ग्राम का पूरा उसने चांदी से जोड़ दिया। जब मैं बोला 80% प्योरिटी है और ये बिल मतलब 100 में से 95 लोग नहीं चेक करते हैं। हाँ। आई एम श्योर किसी ने भी नहीं चेक किया होगा, ये आपके लिए भी एक यूरेका मोमेंट हो सकता है। अगर 80% प्योरिटी की चांदी है तो फिर तुम 100% चांदी का पैसा कैसे ले रहे हो? वो 20% तो आपने उसमें धातु डाला है, जो कि बहुत सस्ता होगा चांदी के मुकाबले। 1.25 लाख की रोग का तो नहीं होगा ना, वो होगा 300-400-500 रुपए, या 10-20 हजार रुपए किलो का भी होगा, 1.25 लाख किलो का तो नहीं होगा। तो आप 80% पे पैसा लेंगे ना, 100% पे कैसे लेंगे? तो अगर आप बिना बिल देखे 100% पे ले आए, तो चांदी यहां से जब 25% बढ़ेगी तब आप ब्रेक इवन पे आएंगे। तो ये नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो लोग बोल देते हैं कि पहन भी लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी हो गया, ऐसा नहीं होता भाई साहब। पहन लेंगे तो पहन लेंगे का वो प्योरिटी में और मेकिंग चार्ज में उतना वो काट लेते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहन के इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पहन के फिर पहन ही सकते हैं, इन्वेस्ट करके फिर उसको तिजोरी में ही रख सकते हैं। तो नेवर डू दैट। एक LIC के लिए लोग यही करते हैं, एंडोमेंट पॉलिसी ले ली कि रिटर्न भी मिल जाएगा और 10 लाख का प्रीमियम मिल। अभी एक दोस्त है, मैं 5 लाख रुपए का प्रीमियम लेके बैठा है, मतलब भाई मर जाएगा तो 5 लाख रुपए में घर वाले 5 महीने खाना नहीं खा पाएंगे।
तो कम से कम 1 करोड़ की तो टर्म प्लान होना चाहिए तुम्हारा, तब जाके उसको कुछ समझ में आया तो टर्म प्लान में कन्वर्ट किया। तो ये चलिए। चीज डिफरेंस देख लीजिए, आप पहनने ले रहे हैं कि इन्वेस्ट करने ले रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और पहनना, सोने चांदी की अगर हम बात करें तो वो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, और इन्वेस्टमेंट से जोड़कर अगर हम फिजिकल फॉर्मेट में स्पेशली अगर गहनों की बात कर रहे हैं तो जोड़कर उसे थोड़ा कम देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे चार्जेस और इम्प्योरिटीज दोनों ही आपके हिसाब से रहती हैं। अंशुल जी, ये तो हो गई हमारी पूरी टेक्निकल बातें, और आपने अच्छे से हमारे सारे व्यूअर्स को बता दिया। कुछ ऐसी चीजें जो मेरी तरफ से मिस हो गई हैं और आप टिप्स हमारे अभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे? ब्रॉडली मैडम देखिए, हमने बेसिक जो चीज होती है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, इसको इसी पूरे शो में कम से कम 8 से 9 बार डिस्कस कर लिया है। तो अगर क्रक्स इसका या जिस्ट जिसको कहते हैं वो लेके जाना चाहें इन्वेस्टर्स या ट्रेडर, तो वही है रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड। ये 3 चीज पूरे एपिसोड में आप अगर निचोड़ निकालें तो यही 3 चीज निकलती है, यही 3 चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं बनाएगी, तो ये बाकी तो तो चीजें इतनी प्रॉफिटेबल बनाएंगी, तीन जो आपने बताई, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे दूरी भी बना के रखनी चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, लालच लोभ पाप का भागी है। लालच, एक शेयर मेरे को अमीर बना देगा, एक ही ट्रेड में मैं पूरा पैसा कमा लूंगा, एक ही सौदा मेरे को अमीर बना देगा। ये सब चीजों से ये सब चीज क्या है, अलग अलग नाम अलग अलग है, मूल तत्व इनमें क्या है? लालच। आप इससे अगर बच गए तो आप लंबा पैसा कमा लेंगे। चलिए, तो ये हो गई आपको आज अंशुल सर की पूरी मास्टर क्लास। अगर हम कहें आज का शो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, डीआरएस इनसाइट्स की पूरी टीम के लिए, और मेरे लिए भी मैं कह सकती हूँ। तो इतनी डिटेल में आज तक अंशुल जैन जी ने मेरे ख्याल से ऐसे गुरु मंत्र कहीं नहीं दिए हैं जो डीआरएस इनसाइट्स पर दिए हैं आज। थैंक यू सो मच अंशुल जी उसके लिए। ये शो नहीं बल्कि आप सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है। अंशुल सर की ब्लेसिंग्स मैं कह सकती हूँ। और आपको बता दें, मास्टर्स की जो मास्टर क्लास है उसमें ये हमारा आज का तुरुप का इक्का निकला है, जो हमारे सारे व्यूअर्स के लिए आई एम श्योर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अंशुल जी, आज आप आए, आपने इतनी अच्छी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, ट्रेडर्स के साथ सारी इनसाइट्स, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी, इसके लिए थैंक यू सो मच। और डिस्क्लेमर भी दीजिए। देखिए, स्टॉक्स जो डिस्कस हुए थे उसमें से अदानी ग्रीन, हाईटेक पाइप और टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। बाकी स्टॉक्स में जरूर मेरा इंटरेस्ट है, या तो मैं आगे इन्वेस्ट करूंगा या फिर क्लाइंट्स को रिकमेंड करूंगा एसआईपी मोड के लिए। तो बेसिकली जो सलाह आपको दे रहा हूँ वही उनको देता हूँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये 3 स्टॉक्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, इनमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। ऑल राइट, अंशुल सर ने आपको बहुत सारी सलाह दी है यहाँ पे, पर यहाँ पर मैं भी कहना चाहूंगी आप लोग अपनी रिसर्च भी खुद करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही कोई भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा। जैसा कि अंशुल सर ने कहा कि बाय बटन जो दबाना है वो आखिर में आप ही का डिसीजन है, तो सोच कर समझ कर वो बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच अंशुल जी फॉर टुडेज शो, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। आपको हमारा शो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।